Hello friends and welcome to my YouTube channel Commerce का ज्ञान. Today we are going to continue our class 11 topic of theory base of accounting. ये मेरा सेकंड वीडियो है इसमें, ठीक है. फर्स्ट वीडियो आई एम श्योर आप लोगों ने देख लिया होगा जिसमें हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, ये सारी चीज़ें देखी थी. बेसिक चीज़ें थी उसमें. फिर हमने उसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी डिस्कस किए थे, ठीक है. अकाउंटिंग अजम्पशंस, बेसिकली 3 बेसिक आपके अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं जो हम लोग ये मान कर चलते हैं कि बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमने वो अकाउंटिंग अजम्पशंस फॉलो किए होंगे. यही उसका मीनिंग है, ठीक है, और यही उसका लॉजिक है. सो देयर वर 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस. नंबर 1 वाज गोइंग कंसर्न, ठीक है. नंबर 2 वाज कंसिस्टेंसी एंड नंबर 3 वाज अक्रूवल अजम्पशन. नाउ आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है. सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपका सबसे पहला जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है दैट इज़ अकाउंटिंग एंटिटी या तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, राइट. तो एग्जाम में ये सारे प्रिंसिपल्स बहुत बार पूछे जाते हैं. इट इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. कोई भी 2 या 3 आपको प्रिंसिपल्स दिए होंगे, उसको आपको डिफाइन करना है. सो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए कीवर्ड्स मेंशन किए हुए, सो वो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर. ये जो कीवर्ड्स है ये आपके डेफिनेशन में इंक्लूड ज़रूर होने चाहिए. ओके. नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय अकाउंटिंग एंटिटी और यू कैन से बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. अगर बिजनेस एंटिटी लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज़ अकाउंटिंग एंटिटी ओनली. ओके. काफ़ी बार ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये लोग जो नाम है वो ट्विस्ट कर देंगे. ओके. नाउ बिजनेस कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो मेन मुद्दा है वो है कि भाई जो ओनर्स है बिजनेस के वो तो अलग है और बिजनेस जो है वो अलग है. फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करें तो मुकेश अंबानी इज़ अ सेपरेट पर्सन एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज इज़ अ सेपरेट पर्सन. ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. जो भी ट्रांजेक्शन्स हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के, ना कि मुकेश अंबानी के. मुकेश अंबानी जो भी बोले नहीं, हम लोग किसके सोचेंगे? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में सोचेंगे. और बिजनेस इस सिचुएशन में क्या करेगा या तो कंपनी इस सिचुएशन में क्या करेगी, उस हिसाब से हमें ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है. क्लियर. देन ओनर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस. क्रेडिटर्स ये हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्कस किया था. क्रेडिटर्स मतलब कि बिजनेस की जो लायबिलिटी है, ठीक है. बिजनेस को कुछ पैसे थर्ड पार्टी को पे करने होंगे, राइट. कुछ परचेज किया होगा, राइट. वैसे ही ओनर क्या करते हैं? बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी इज इन्वेस्टिंग 1 करोड़ रुपीज़ इन रिलायंस इंडस्ट्रीज. सो मुकेश अंबानी विल बी कंसिडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ फॉर द बिजनेस. क्लियर. इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है दैट ओनर्स आर दी क्रेडिटर्स, क्योंकि कभी ना कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को वो जो पैसे इन्वेस्ट किए मुकेश अंबानी ने वो वापस करने पड़ेंगे. क्लियर. सो दे आर नोन एज इंटरनल क्रेडिटर्स एंड इट अप्लाइज टू एवरी फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, ठीक है. हर एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल है. तो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो लेकिन दे विल बी कंसिडर्ड एज सेपरेट एंटिटीज़, मतलब कि ओनर अलग और बिजनेस अलग. तो हमेशा क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो वो किसके बारे में सोचना है? बिजनेस के एंगल से सोचना है, ओनर का नहीं सोचना है. चाहे आपको वो ओनर कितना भी पसंद हो, आपके सगे वाला हो, फिर भी ओनर का हमें नहीं सोचना है. क्लियर. सो दैट इज़ बेसिकली योर अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल. ये कीवर्ड्स है, ये आपके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो एंड यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स ऑल्सो. चलिए सेकंड जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज़ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. अब जैसे वो नाम से ही पता चल रहा है कि मनी मेजरमेंट मतलब कि ऐसे ट्रांजैक्शंस और बिजनेस इवेंट्स आपको रिकॉर्ड करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप मनी में मेजर कर सकते हैं. यस, सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू में, या तो उसको एक फाइनेंशियल वैल्यू आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा फिर जाकर आप वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर पाओगे, वरना उसको रिकॉर्ड नहीं करना है. ये हमने जो अपना बेसिक चैप्टर था, राइट, अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर, उसमें भी, उसके वीडियो में भी मैंने बोला था कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस. और दूसरा कि हम लोग कोई भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंट्स में. सो इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल. इट हैज़ मेजर लिमिटेशंस. जैसे कि मैंने बोला देर आर 2 मेजर लिमिटेशंस. नंबर 1, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड
यहाँ पे एग्जांपल है स्टाफ और एम्प्लॉयज़। आपके बिजनेस में जो आपका स्टाफ है या तो जो एम्प्लॉयज़ है, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, ठीक है। लेकिन वो कितने इंपॉर्टेंट है उसकी मैं कोई एक मॉनेटरी वैल्यू उसके साथ मैं डिराइव नहीं कर सकता, इसलिए अकाउंट्स में हम लोग उसको रिकॉर्ड नहीं करते। चाहे आपका स्टाफ कितना भी पुराना हो, आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल हो, चाहे कोई बोलता होगा कि भाई मेरा स्टाफ तो मेरे लिए करोड़ों रुपए का मतलब कि इम्पोर्टेंस है, राइट। लेकिन वो जितना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन यू कैन नॉट अटैच अ एग्जैक्ट मॉनेटरी वैल्यू, इसलिए कभी वो रिकॉर्ड नहीं होता है। एंड सेकेंड, स्टैटिक वैल्यू ऑफ मनी इज अज्यूम। फॉर एग्जाम्पल स्टैटिक वैल्यू मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो जब हम लोग कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में, फॉर एग्जांपल मैंने परचेज किया मशीन, ठीक है। वो मशीन मैंने परचेज किया मान लीजिए फॉर ₹1 लाख। नाउ आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज हैविंग अ स्टैटिक वैल्यू, मतलब कि अगर मान लो 2 महीने के बाद यही मशीनरी की वैल्यू 80,000 रुपीज़ हो जाती है, लेकिन मैं अपने अकाउंट्स में इसकी वैल्यू चेंज नहीं करूँगा, मैं उसको 80,000 पे रिकॉर्ड नहीं करूँगा, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1 लाख रुपीज़। सो वी आर अज्यूमिंग दैट द मनी इज़ हैविंग अ स्टैटिक वैल्यू, क्योंकि हम लोग एक बार जो चीज़ रिकॉर्ड की है, जो भी अमाउंट पे रिकॉर्ड किया है, फिर हम लोग वो अमाउंट को चेंज नहीं करते। सो दीज आर द 2 मेजर लिमिटेशंस। एक्सप्लेनेशन में तो यही है, बहुत सिंपल है ये प्रिंसिपल। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्डेड और मेजर्ड इन मनी आर ओनली टू बी रिकॉर्डेड। चलिए, हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है दैट इज़ बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड से हमें क्या पता चलता है कि किसी भी बिजनेस का एक पीरियड प्री डिफाइन होना चाहिए, या तो सारे बिजनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक पीरियड फिक्स रखते हैं, ताकि उसी पीरियड का हम लोग अकाउंटिंग कर सके, फाइनलाइजेशन कर सके, हम लोग समरी प्रेजेंट कर सके, फिर उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी हम लोग इजीली कर सके। इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया है। सी लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड्स, ठीक है। अब जो बिजनेस है, जो हमने अकाउंटिंग अजम्पशन में पढ़ा था कि एज पर दी गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जो भी बिजनेस है वो तो लंबे टाइम तक हम लोग चलाने वाले। जो मैंने बोला था कि भाई जो यूट्यूब चैनल है कॉमर्स का ज्ञान, वो मैं तो इनडेफिनेटली पीरियड के लिए चलाने वाला हूँ, ठीक है। सो हर एक बिजनेस का लाइफ क्या है, इट इज़ अ गोइंग कंसर्न, सो इट विल गो ऑन। टू मेजर परफॉर्मेंस, ठीक है। टू मेजर परफॉर्मेंस मतलब कि किसी की बिजनेस का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमारे पास एक टाइम पीरियड तो होना चाहिए ना, राइट। जैसे कि ये दो लेट से कि देयर आर 2 पॉइंट्स, राइट। तो अगर हम लोग जो मेजर करते हैं टाइम परफॉर्मेंस, वो 2 पीरियड के बीच में करेंगे, राइट, सो ईजी हो जाएगा। देन थर्ड, यूजर्स रिक्वायर इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्यों डेवलप किया गया है, क्योंकि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, राइट। फॉर एग्जांपल बैंकर्स, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, ये सारे ऐसे यूजर्स हैं कि जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से कंसर्न है, और उन्हें ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लेट से रेगुलर इंटरवल पे चाहिए, नो मैटर व्हाट। फॉर एग्जांपल हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, ठीक है। यूजुअली हम लोग 1 साल के बाद इनकम टैक्स पे करते हैं, तो वो जो पूरे साल की इन्फॉर्मेशन है, राइट, जिसके ऊपर हम लोग ने टैक्स पे किया, वो कब पॉसिबल होगा, इफ़ वी हैव द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। वरना तो ऐसा भी होगा कि कुछ कंट्रीज़ में या तो कहीं पे लोग 2 साल, 5 साल, 6 साल के बाद टैक्स पे करेंगे, तो इस हिसाब से तो कभी गवर्नमेंट को रेवेन्यू टाइम पे मिलने ही नहीं वाला है। इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत मैटर करता है। एंड पीरियड इज़ डिवाइडेड यूजुअली इनटू 1 ईयर, सो कॉम्प्लेक्सिटी ना बनी रहे, इजीली हम लोग अकाउंट्स कंपाइल कर सके, उसको प्रेजेंट कर सके, ठीक है, और किसी को समझा सके, कंपैरिजन इजीली कर सके। इसीलिए हमने क्या किया है, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है उसको 1 ईयर में हमने डिवाइड किया है, एंड विच इज़ ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज़ फॉलोड फ्रॉम 1 अप्रैल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल, एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च। इट एंड्स ऑन 31 मार्च। तो ये 2020 है, तो ये 20 हो जाएगा, ये 21, एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग एवरी ईयर। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 ही साल का रहेगा। सो टू अवॉइड ऑल द कॉम्प्लेक्सिटीज़, ठीक है, और टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन,
ठीक है। एंड जो यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो रेगुलर इंटरवल्स पे मिलता रहे, इसीलिए अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को डिराइव किया है। एंड सो द पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 1 ईयर। चलिए, जो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है दैट इज़ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। डिस्क्लोजर मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको, जो भी इंफॉर्मेशन हो सही गलत आपको प्रेजेंट करना है, दैट इज़ बेसिकली फुल डिस्क्लोजर। मतलब कि वो जो हम लोग मूवीज़ वगैरह में नहीं देखते, मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, वैसे ही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो भी है, जितना भी अमाउंट है, सारी चीज़ें आपको डिस्क्लोज करनी है, कुछ भी छुपा के रखना नहीं है, उसे बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। टू डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है या तो इम्पॉर्टेंट हो सकती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करना है, आपको डिस्क्लोज करना है, राइट। रिजल्ट्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली अगर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करोगे तो वो अकाउंटिंग आपके लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड, राइट। और उसमें से अगर कोई भी डिसीजन लेना है यूज़र्स को तो उनके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। थर्ड, इट इज़ अ साइन ऑफ गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। जो सारी चीज़ें ऑब्वियसली डिस्क्लोज करते हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, राइट, इट इज़ अ साइन ऑफ गुड स्टूडेंट। वैसे इट इज़ अ साइन ऑफ गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस कि आप लोग सारी चीज़ें ओपनली डिस्क्लोज कर रहे हो कि भाई ये हमने एक्सपेंडिचर किया, ये हमारा रेवेन्यू है, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। बेसिकली इट इज़ अ साइन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। एंड disclosure depends on materiality of the information. Now this is important. Disclosure depends on the materiality of the information, ठीक है। So materiality मतलब क्या, कि जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आप लोग कर रहे हो वो कितना मटेरियल है आपके बिजनेस के लिए। मटेरियल मीन्स इम्पॉर्टेंट, तो जितना इम्पॉर्टेंट ज़्यादा, इट मीन्स कि उसका डिस्क्लोजर उतना ही नेसेसरी है। अगर मान लो कोई छोटा मोटा ट्रांजेक्शन है जो हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल में कवर करेंगे, विच इज़ योर मटीरियलिटी प्रिंसिपल इटसेल्फ। सो अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है कि जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है तो शायद उसको कभी कभार आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा। सो दिस इज़ डिबेटेबल बिकॉज इट सेज दैट इट डिपेंड्स ऑन मटेरियलिटी। सो मटेरियलिटी हर एक बिजनेस के लिए डिफरेंट होती है, इट विल चेंज फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, राइट। तो उसी हिसाब से आपको सारे इन्फॉर्मेशन क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके बिजनेस के लिए कितना मटेरियल हो सकता है या तो आपके यूज़र्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन एक बार मटेरियलिटी डिसाइड हो गई उसके बाद आपको फुल डिस्क्लोजर मतलब कि उसके इर्द गिर्द सारे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, कुछ भी छुपा के नहीं रखना है। चलिए, नेक्स्ट हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मटेरियलिटी प्रिंसिपल, जो मैंने अभी बताया था। सो मटेरियलिटी मीन्स, जो मैंने बोला, इट इज़ इम्पोर्टेंस। सो इम्पोर्टेंस ऑफ एन आइटम और इवेंट, ठीक है। जो भी अकाउंटिंग या तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, राइट, वो या तो कोई इवेंट हो रही है, राइट। सो इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू अ सर्टेन आइटम, इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एन इवेंट। कोई ऐसी इवेंट है कि जो इम्पॉर्टेंट हो सकती है और जिसको डिस्क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है, देन इट इज़ बेसिकली मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मतलब कि वो सारी चीज़ें आपको अकाउंट में डिस्क्लोज करनी है और उसको रिकॉर्ड भी करना है। नेक्स्ट, इट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूज़र और इन्वेस्टर, ठीक है। जो भी हमारे यूज़र्स है, इंटरनल यूज़र्स हो चाहे एक्सटर्नल यूज़र्स हो, या तो कोई हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, ठीक है। मान लो कोई नया इन्वेस्टर है और हमारे बिजनेस में वो इन्वेस्ट करना चाहता है। सो हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है विच कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्वेस्टर और उसका डिसीजन जो है वो उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, राइट। देन यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल दोस material facts in your accounting information. And third, it is a matter of judgment, ठीक है। कौन सी चीज़ कितनी मटेरियल है कौन से बिजनेस के लिए, राइट। हर एक बिजनेस के, जैसे मैंने बोला, इट चेंजेस फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, तो इट विल ऑलवेज बी अ मैटर ऑफ जजमेंट। आपको डिसाइड करना होगा। काफ़ी बार ऐसे ट्रांजेक्शन्स आपके सामने आएंगे इन रियल लाइफ कि जिसके वक्त आपको मटेरियलिटी प्रिंसिपल फॉलो करना है कि नहीं, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ट्रांजेक्शन। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, टेम्पररी क्लोजर नोटिस ऑन अकाउंट ऑफ पॉल्यूशन। कोई एक कंपनी है या तो कोई एक फैक्ट्री है कि जिसने आसपास काफ़ी गांव में पॉल्यूशन किया है और जो एनवायरमेंटल एजेंसीज है, ठीक है, गवर्नमेंट की, उसने उनको क्या दिया है, क्लोजर नोटिस दे दिया, टेम्पररी दिया है। वंस दे विल सेटल द ड्यूज एंड ऑल, तो
वापस ओपन भी हो जाएगी। लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, मटीरियलिटी प्रिंसिपल, इट इज़ एन इवेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ इवेंट। टेम्पररी क्लोजर बोल दिया है कि भाई 1 वीक तक हम आपको कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर देंगे जब तक कि आप ये जो कचरा है या तो जो वेस्ट है वो क्लियर अप नहीं करते या तो उसके रिलेटेड पेनल्टी पे नहीं करते। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर कोई आपके बिजनेस में कोई इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है पैसा और उसको पता चलेगा कि भाई इसको तो टेम्पररी क्लोजर नोटिस मिला है, तो शायद वो इन्वेस्ट ना भी करे, राइट, और ही और शी मे गेट कॉशियस, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर द मटीरियलिटी प्रिंसिपल प्लेस द रोल। और आपको क्या करना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली डिस्क्लोज करना है। सो इट विल बी डिस्क्लोज इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि भाई हमें ऐसी टेम्पररी नोटिस इस साल में मिली थी, लेकिन वंस यू क्लियर द ड्यूज, तो उसमें मेंशन भी कर सकते हैं कि भाई हमने जो भी नेसेसरी स्टेप्स थे वो हमने ले लिए हैं और नाउ द मैटर इज़ क्लोज्ड। लेकिन ये डिस्क्लोज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये मानकर नहीं चल सकते कि भैया ये तो छोटी सी मैटर है, हम लोग ख़त्म कर देंगे। इट इज़ नॉट मटीरियल, अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ जजमेंट, बट एथिकली एंड इवन इफ़ यू गो बाय द जजमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो एक यूज़र के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और उनके डिसीजन को ये चेंज भी कर सकती है। सो एनीथिंग विच कैन इन्फ्लुएंस और चेंज द डिसीजन ऑफ द यूजर्स इज़ अ मटेरियल आइटम एंड इट शुड बी डिस्क्लोज इन योर अकाउंटिंग। क्लियर गाइज? सो दिस वेर योर 5 प्रिंसिपल्स, आई होप यू आर क्लियर। सो वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना कि ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, आपको लर्निंग में कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है वीडियोस से। थैंक यू।